हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अंदर वीडियो। अगर आप लोग BS 6 सेमेस्टर में हैं और पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं और एग्जाम देने वाले हैं 2026-27 में और आपका पेपर MCQ बेस पर होने वाला है, तो आज का ये महा मैराथन क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। जिस भी यूनिवर्सिटी में MCQ बेस पर पेपर होगा, ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। आज की वीडियो में मैं BS 6 सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के पेपर नंबर 1 इंडियन पॉलिटिकल थॉट का 100 MCQs आपको बताने वाली हूँ, जो कि पिछले कई सालों से एग्जाम में रिपीट हो रहा है। और ये 100 MCQs आपकी टोटल 8 यूनिट से बनने वाला है। तो आपने कुछ भी अभी तैयार नहीं किया है तो मात्र इस एक वीडियो से आप अपने एग्जाम की पूरी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ है, कौटिल्य का मूल ग्रंथ कौन सा है। तो कौटिल्य का मूल ग्रंथ मैं आपको यूनिट नंबर 1 में सब कुछ पढ़ा चुकी हूँ, कौटिल्य और मनु दोनों के बारे में। देखिए, कौटिल्य का जो मूल ग्रंथ है वो अर्थशास्त्र है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज की वीडियो में लगभग मैं 100 से ज़्यादा MCQs आपको बताने वाली हूँ, जो कि वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, जहाँ जहाँ MCQ बेस पर पेपर होने वाला है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है, मनु के राजनीतिक विचार किस ग्रंथ में मिलते हैं। तो मनु के जो राजनीतिक विचार हैं वो मनु स्मृति में मिलते हैं, क्योंकि मनु के द्वारा लिखी गई जो ग्रंथ है वो मनु स्मृति है और कौटिल्य के द्वारा लिखी गई ग्रंथ अर्थशास्त्र है। तो मनु के राजनीतिक विचार मनु स्मृति में मिलते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका MCQ है, कौटिल्य किस काल से संबंधित है। तो कौटिल्य मौर्य काल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। जिन बच्चों ने यूनिट्स वाली वीडियो देखी होगी उन्हें सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए, आपके सिलेबस में टोटल 8 यूनिट होती हैं और मैं 8 यूनिट पूरी कंप्लीट करवा देती हूँ हर एक सब्जेक्ट की। तो मैंने ये सारा कुछ आपको डिटेल में पढ़ाया है। जिन बच्चों ने पढ़ा है उन्हें अपना MCQs ईजिली समझ में आ रहा होगा कि किस यूनिट से पूछ रहा है, और जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है तो वो यूनिट्स की वीडियो पढ़ लेंगे। और देखिए, आपके पास अगर टाइम नहीं है और आपकी परीक्षा है कल परसों जब भी, क्योंकि लगातार हर यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो आप जब भी परीक्षा देने वाले हैं 3 दिन 4 दिन 5 दिन हफ्ता महीना किसी भी डेट में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी। चलिए देखिए, अगला है, मनुस्मृति का मुख्य विषय क्या है। मनुस्मृति का मुख्य विषय है, यानी मनु के द्वारा लिखे गए ग्रंथ मनुस्मृति का मुख्य विषय धर्म और सामाजिक व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला है, कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे। तो कौटिल्य मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला है, कौटिल्य के अनुसार राज्य के कितने अंग होते हैं। तो देखिए, कौटिल्य के अनुसार 7 अंग होते हैं। सब कुछ मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। अगला है, मनु के अनुसार राजा का प्रमुख कर्तव्य क्या है। तो मनु के भी विचार आपको यूनिट नंबर 1 में पढ़ा चुकी हूँ। चलिए देखिए, मनु के अनुसार राजा का प्रमुख कर्तव्य होता है धर्म की रक्षा करना। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला आपका वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ है, कौटिल्य ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो कौटिल्य ने मंडल सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला है, मनु के अनुसार समाज कितने वर्णों में विभाजित है। तो मनु के अनुसार जो समाज है वो 4 वर्णों में विभाजित है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ है, मनु के अनुसार राजा की उत्पत्ति किससे मानी गई है। तो मनु के अनुसार राजा की उत्पत्ति देवताओं से मानी गई है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। सारा कुछ मैं डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। देखिए, अगर आपको अपने MCQs नहीं समझ आ रहे हैं तो आप यूनिट्स को ज़रूर पढ़िएगा। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे यही MCQ आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो फटाफट से इम्पॉर्टेंट MCQs को देखते हैं। कौटिल्य का राजनीतिक दृष्टिकोण कैसा था। तो कौटिल्य के राजनीतिक दृष्टिकोण के बारे में भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। इनका जो दृष्टिकोण था वो व्यावहारिक था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला है, मनु स्मृति में राज्य का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका क्या उद्देश्य है, धर्म की स्थापना करना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला है, कौटिल्य ने गुप्तचर व्यवस्था पर बल दिया, सही है या गलत। तो सही, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है।
अगला वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, मनु के अनुसार दंड का अधिकार किसे है? तो मनु के अनुसार दंड का अधिकार राजा को है, यानी राजा ही दंड देते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला है कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत किनसे संबंधित है? तो राज्य से संबंधित है। सप्तांग सिद्धांत जो है पूरा, जिसमें 7 अंग राज्य के बताए गए हैं, सब मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका एमसीक्यू है, मनु के अनुसार राजा को कैसा होना चाहिए? तो धर्मपरायण होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला है मनुस्मृति में शासन का आधार क्या है? तो मनुस्मृति में शासन का आधार धर्म है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला है कौटिल्य का मंडल सिद्धांत किससे संबंधित है? तो कौटिल्य का मंडल सिद्धांत, देखिए कौटिल्य ने भी मंडल सिद्धांत दिया है, मनु ने भी दिया है, तो सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। कौटिल्य का मंडल सिद्धांत जो है विदेश नीति से संबंधित है, विदेश नीति से। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला आपका वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, अगाना सूत्र किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला है अगाना सूत्र किस पिटक में आता है? तो ये सुत्त पिटक में आता है। अगाना सूत्र के बारे में मैं पढ़ा चुकी हूँ सब कुछ डिटेल में। अगाना सूत्र जो है ये सुत्त पिटक में आता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगाना सूत्र किस निकाय में है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगाना सूत्र आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सब कुछ मैं डिटेल में आपको पढ़ा चुकी हूँ। अगाना सूत्र जो है दीर्घ निकाय में है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला है अगाना सूत्र का मुख्य विषय क्या है? तो सृष्टि और समाज की उत्पत्ति के बारे में इसमें है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला वेरी मोस्ट आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस सूत्र में किसकी उत्पत्ति का वर्णन है? तो अगाना सूत्र में वर्ण व्यवस्था, राजा, समाज, उपरोक्त सभी, यानी कि वर्ण व्यवस्था, राजा, समाज सभी की उत्पत्ति का वर्णन है। तो इसलिए OMR शीट पर आप फील करेंगे उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला वेरी मोस्ट आपका इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, अगाना सूत्र में वर्ण व्यवस्था को किस आधार पर बताया गया है? तो कर्म के आधार पर बताया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला आपका वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, इस सूत्र में प्रथम राजा को क्या कहा गया? तो इस सूत्र में देखिए प्रथम राजा को महासम्मत कहा गया। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला आपका वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, देखिए महासम्मत शब्द का अर्थ क्या है? तो महासम्मत का मतलब होता है सर्वसम्मति से चुना गया। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगाना सूत्र किस भाषा में उपलब्ध है? तो देखिए ये पाली भाषा में उपलब्ध है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला वेरी मोस्ट आपका इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, इस सूत्र में समाज की उत्पत्ति किस कारण से बताई गई? तो अगाना सूत्र में समाज की उत्पत्ति कर्म और लोभ के कारण बताई गई। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला है इस सूत्र में किस बात का खंडन किया गया है? तो ब्राह्मणों की श्रेष्ठता जन्म से होती है, यानी कि ब्राह्मण अपने आप को जन्म से ही श्रेष्ठ मानते हैं। तो इसमें इसी बात का पूरा खंडन किया गया है, जो कि मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ यूनिट नंबर 1 में, तो आप देख कर पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है अगाना सूत्र में किस वर्ग की आलोचना की गई है? तो अगाना सूत्र में देखिए ब्राह्मण वर्ग की आलोचना की गई है, क्योंकि ब्राह्मण अपने आप को जन्म से ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, अच्छा मानते हैं। जबकि इसमें ये कहा गया है कि जो ब्राह्मण होते हैं ज़रूरी नहीं कि वो गलत काम ना करें, और जबकि जो निम्न जाति के हैं वो गलत काम ही करें। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, उच्च जाति के हों या निम्न जाति के हों, सभी में अच्छे बुरे इंसान पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, यह सूत्र किन भिक्षुओं को संबोधित है? तो ये 2 भिक्षुओं को संबोधित है, नाम है वासेठ और भारद्वाज। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका एमसीक्यू है, अगाना सूत्र में राज्य की उत्पत्ति किस सिद्धांत से मिलती जुलती है?
तो अगाना सूत्र में राज्य की उत्पत्ति जो है सामाजिक संविदा सिद्धांत से मिलती जुलती है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला है इस सूत्र के अनुसार वर्ण किससे बनते हैं? तो अगाना सूत्र के अनुसार जो वर्ण हैं वो कर्म से बनते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला है अगाना सूत्र में किस तत्व को समाज के पतन का कारण बताया गया? तो लोभ को समाज के पतन का कारण बताया गया। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला है अगाना सूत्र किसने कहा? तो ये कहा है बुद्ध ने। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला इम्पोर्टेंट एमसीक्यू आपका है इस सूत्र में धर्म की श्रेष्ठता किस पर आधारित है? तो कर्म और आचरण पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है अगाना सूत्र का उद्देश्य क्या है? तो अगाना सूत्र का उद्देश्य है सामाजिक समानता का संदेश। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। आपका अगला वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है अगाना सूत्र में किस सिद्धांत का विरोध किया गया है? तो जन्म से श्रेष्ठता का विरोध किया गया है, क्योंकि ब्राह्मण जो हैं वो अपने आप को जन्म से ही श्रेष्ठ मानते हैं। तो अगाना सूत्र में जन्म से ही व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं होता, इस बात का विरोध किया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है अगाना सूत्र का मुख्य संदेश क्या है? तो कर्म और नैतिकता आधारित समानता इसका मुख्य संदेश है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका एमसीक्यू है जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं? तो ऋषभ देव माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। अगला है जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकार महावीर थे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका एमसीक्यू है महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला है महावीर का जन्म किस कुल में हुआ? दिस इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। महावीर का जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए 3 रत्न या त्रिरत्न क्या हैं? तो त्रिरत्न हैं जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला है जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार ऋषभ देव थे। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला है पार्श्वनाथ जैन धर्म के कौन से तीर्थकार थे? तो 23वें तीर्थकार थे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला है महावीर को ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष की आयु में हुई? तो 42 वर्ष की आयु में हुई। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। आपका अगला वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है जैन धर्म में आत्मा को क्या कहा जाता है? तो जीव कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट आपका एमसीक्यू है जैन धर्म में कर्म बंधन से मुक्ति को क्या कहते हैं? तो मोक्ष कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला आपका वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जैन धर्म के अनुयायी मुख्यतः किस वर्ग से थे? तो वैश्य थे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है जैन धर्म का विभाजन किन 2 प्रमुख संप्रदायों में हुआ? तो दिगंबर और श्वेतांबर 2 संप्रदायों में हुआ। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला है दिगंबर संप्रदाय के धातु वस्त्र पहनते हैं, तो ये कैसा वस्त्र पहनते हैं? बताइए, ये कैसा वस्त्र पहनते हैं? ये वस्त्र नहीं पहनते। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला है श्वेतांबर संप्रदाय के धातु किस रंग के वस्त्र पहनते हैं? तो ये सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं। ऑप्शन ए राइट है। जैन धर्म के प्रमुख व्रत कौन सा है? तो कौन सा है प्रमुख व्रत? अहिंसा है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका एमसीक्यू है महावीर का निर्वाण कहाँ हुआ? तो इनका निर्वाण हुआ पावापुरी में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला है जैन धर्म में अनेकांतवाद का अर्थ क्या है? तो अनेक दृष्टिकोण है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका एमसीक्यू है, देखिए महावीर का बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला है जैन धर्म में कितने महाव्रत बताए गए हैं? तो 5 बताए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है।
अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, जैन संघ की स्थापना किसने की? तो महावीर ने की। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला है, जैन धर्म के 22वें तीर्थकार कौन थे? तो अरिष्ट नेमी थे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। आपका अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, ताराबाई शिंदे की प्रसिद्ध कृति स्त्री पुरुष तुलना का मुख्य विषय क्या है? दिस इज वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। तो ताराबाई शिंदे की प्रसिद्ध जो कृति है स्त्री पुरुष तुलना, इसका मेन टॉपिक क्या है, मेन विषय क्या है? तो लैंगिक भेदभाव की आलोचना करना है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका एमसीक्यू है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार सामाजिक न्याय का आधार क्या था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार सामाजिक न्याय का आधार समानता था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, पेरियार के आत्मसम्मान आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो सामाजिक समानता और आत्मसम्मान था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, ताराबाई शिंदे ने किसके खिलाफ सबसे तीखा विरोध किया? तो इन्होंने प्रीति सत्ता के खिलाफ विरोध किया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला है, पेरियार किस विचारधारा के प्रबल विरोधी थे? दिस इज वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। तो ये ब्राह्मणवाद के प्रबल विरोधी थे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिराव फुले ने की थी। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका एमसीक्यू है, अंबेडकर ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में किसका विरोध किया? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एलिमिनेशन ऑफ कास्ट में जाति व्यवस्था का विरोध किया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला है, पेरियार किस राज्य से जुड़े थे? तो ये तमिलनाडु से जुड़े थे। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका एमसीक्यू है, जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति का विचार किससे संबंधित है? तो जयप्रकाश नारायण, सारे जो आप यहाँ पर विचारक देख रहे हैं सभी का विचार आप लोग अपने सिलेबस में अपने यूनिट्स में पढ़ चुके हैं। तो देखिए, जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति का विचार संबंधित है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन से। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, कमला देवी चट्टोपाध्याय का मुख्य योगदान किस क्षेत्र में था? तो हस्तशिल्प और महिला सशक्तिकरण में था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सप्त क्रांति सिद्धांत का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था बहुआयामी सामाजिक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका एमसीक्यू है, जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से प्रमुख रूप से जुड़े थे? तो जयप्रकाश नारायण बिहार आंदोलन से प्रमुख रूप से जुड़े थे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, लोहिया के अनुसार चौखंबा राज्य का क्या अर्थ है? तो लोहिया के अनुसार चौखंबा राज्य का अर्थ है विकेंद्रीकृत स्थान। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला है, लोहिया के अनुसार अंग्रेजी हटाओ का उद्देश्य क्या था? तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के अनुसार अंग्रेजी हटाओ का मुख्य उद्देश्य था भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना, कि भारतीय भाषाओं का बढ़ावा होगा और अंग्रेजी को हटाया जाए ताकि भारत की भाषाओं को बढ़ावा दिया जा सके। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, इकबाल ने खुदी सिद्धांत का केंद्रीय संदेश क्या था? तो इकबाल के खुदी सिद्धांत का केंद्रीय संदेश था आत्म सशक्तिकरण और व्यक्तित्व विकास। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला है, आनंद मठ के लेखक कौन है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, टैगोर के अनुसार राष्ट्र का आदर्श स्वरूप क्या होना चाहिए? तो टैगोर के अनुसार राष्ट्र का आदर्श स्वरूप
मानवतावादी और नैतिक समाज होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है टैगोर का जन्म कब हुआ, तो इनका जन्म हुआ था 1861 को कोलकाता में, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। आपका अगला वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, अबुल फजल के अनुसार दिव्य प्रकाश का विचार किससे जुड़ा है। तो अबुल फजल और बर्नी के विचार भी आप लोग पढ़ चुके हैं अपने सिलेबस यूनिट नंबर 2 में। देखिए अबुल फजल के अनुसार दिव्य प्रकाश का विचार शासक से जुड़ा है, ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला है बर्नी ने जवाबित को किस रूप में देखा, तो इन्होंने शासकीय नियम के रूप में देखा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका एमसीक्यू है, बर्नी के अनुसार आदर्श राज्य का आधार क्या है। तो बर्नी के अनुसार आदर्श राज्य का आधार धर्म है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला है अबुल फजल ने किस प्रकार के धार्मिक दृष्टिकोण को अपनाया। तो अबुल फजल ने निष्क्रिय, उदार और समन्वयवादी दृष्टिकोण को अपनाया, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। आप ये सारे यूनिट्स देखकर हमारे चैनल पर पढ़ लीजिएगा। मैं ये सारी यूनिट्स आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ, बर्नी के बारे में, अबुल फजल के बारे में, या गानासुत्त के बारे में, जैन परंपराओं के बारे में, या कौटिल्य के बारे में, मनु के बारे में, सब हम डिटेल में आपको पढ़ा चुके हैं। प्लेलिस्ट आप लोगों की बनी हुई है हमारे चैनल पर, पॉलिटिकल साइंस के पेपर 1 की भी और पेपर 2 की भी। तो बर्नी की राजनीतिक सोच किससे प्रभावित थी, तो बर्नी की राजनीतिक सोच इस्लामी धर्मशास्त्र से प्रभावित थी, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है अबुल फजल के अनुसार सुलह कुल का क्या अर्थ है। तो अबुल फजल के अनुसार सुलह कुल का मतलब है सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। बर्नी के अनुसार शासक का मुख्य कर्तव्य क्या है। बर्नी के अनुसार शासक का मुख्य कर्तव्य है शरीयत का पालन करना और शरीयत के अकॉर्डिंग शासन करना, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला है अबुल फजल के अनुसार राज्य का संचालन किसके आधार पर होना चाहिए, तो तर्क और विवेक के आधार पर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, बर्नी के अनुसार राज्य की शक्ति किस पर निर्भर करती है। तो धर्म और शरीयत पर निर्भर करती है, ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला है अबुल फजल के राजनीतिक विचार किस शासक से प्रभावित थे, तो अकबर से प्रभावित थे, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला है बर्नी के अनुसार शासन में शरीयत का क्या स्थान है, तो सर्वोच्च स्थान है, क्योंकि बर्नी का मानना है कि जो शासक है उसे शरीयत के अकॉर्डिंग ही शासन करना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला है आईने अकबरी के लेखक कौन हैं, तो आईने अकबरी के लेखक हैं अबुल फजल, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। आपका अगला वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, राजा राम मोहन राय के विचारों का प्रमुख आधार क्या था। तो राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक या पिता कहा जाता है, और राजा राम मोहन राय के विचारों का प्रमुख आधार तर्कवाद और मानवतावाद है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, ब्राह्म समाज की स्थापना किसने की, तो राजा राम मोहन राय जी ने की, ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला है ब्राह्म समाज की स्थापना कहाँ पे की गई थी, तो कोलकाता में की गई, ऑप्शन नंबर डी राइट है। और देखिए राजा राम मोहन राय धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन से भी जुड़े रहे। इन्होंने समाज में फैली जो भी कुरीतियाँ बुराइयाँ थी उनका विरोध किया, सती प्रथा को इन्होंने समाप्त करवाया, ऑप्शन नंबर डी देखिए राइट है। ब्राह्म समाज की स्थापना कोलकाता में हुई थी। राजा राम मोहन राय के बारे में भी मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। अगला है ब्राह्म समाज की स्थापना कब की गई, तो ब्राह्म समाज की स्थापना की गई थी 1828 में, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला है एम.जी. रानाडे किस स्थान से जुड़े थे, सारी वीडियोस आपको चैनल पे हमारे मिल जाएगी। एम.जी. रानाडे जुड़े थे प्रार्थना समाज से, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, सर सैयद अहमद खान ने किस आंदोलन की शुरुआत की, तो अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत की, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला है स्वामी विवेकानंद का प्रमुख लक्ष्य क्या था, तो आध्यात्मिक उत्थान और समाज सेवा करना, ऑप्शन बी राइट है। अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका एमसीक्यू है, पंडित रमाबाई किस क्षेत्र में सुधार के लिए प्रसिद्ध थी,
तो महिला अधिकार क्षेत्र में सुधार के लिए। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला है पंडिता रमाबाई ने किस संस्था की स्थापना की? तो पंडिता रमाबाई ने आर्य महिला समाज की स्थापना की। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, राजा राम मोहन राय ने किस ग्रंथ के माध्यम से एकेश्वरवाद का समर्थन किया? तो राजा राम मोहन राय एक ईश्वर में विश्वास रखते थे, ये मूर्ति पूजा का विरोध करते थे और बहु देवी देवताओं पर विश्वास रखने का ये विरोध करते थे। ये एक ईश्वर में विश्वास रखते थे और इसका समर्थन उन्होंने उपनिषद के माध्यम से किया। यानी कि राजा राम मोहन राय ने किस ग्रंथ के माध्यम से एकेश्वरवाद का समर्थन किया? तो उपनिषद के माध्यम से। ऑप्शन डी राइट है। अगला है राणा डे के अनुसार सामाजिक सुधार में बाधा क्या है? तो परंपरागत रूढ़ियां हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, विवेकानंद का जन्म कब हुआ? तो स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था देखिए 1863 में। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला है विवेकानंद ने उठो जागो का संदेश किसके लिए दिया? उठो जागो लक्ष्य को प्राप्त करो का संदेश विवेकानंद ने युवाओं के लिए दिया। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला है राणा डे का संबंध किस न्यायालय से था? तो देखिए बॉम्बे हाई कोर्ट से था। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है विवेकानंद ने किस गुरु से शिक्षा प्राप्त की? ये एमसीक्यू आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो विवेकानंद के ऊपर भी डिटेल में वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है। विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, सर सैयद ने किस पत्रिका की शुरुआत की? तो तहजीब उल अखलाक पत्रिका की शुरुआत सर सैयद ने की। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला है तिलक का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो तिलक का प्रसिद्ध नारा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट आपका एमसीक्यू है, गांधी जी के ट्रस्टशिप सिद्धांत का क्या अर्थ है? तो ये एमसीक्यू आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गांधी जी के ट्रस्टशिप सिद्धांत का अर्थ है धन का न्यायपूर्ण उपयोग समाज के लिए। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला है तिलक किस प्रकार के राष्ट्रवाद के समर्थक थे? तो ये उग्र राष्ट्रवाद के समर्थक थे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है।